Assalamu alaikum students. Today we describe about the mechanism of breathing. इसके अंदर हमने सारा मैकेनिज़्म सारा प्रोसेस डिस्कस करना है कि कैसे ब्रीथिंग का अमल होता है और इससे किस किस ऑर्गन का कौन कौन सी प्लेस चेंज होती है और उसकी कौन कौन सी शेप चेंज होती है, ठीक है, और उनकी पोजीशन में क्या चेंजिंग आती है। इसके अंदर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये मैकेनिकल मूवमेंट है और एक फ़िज़िकल मूवमेंट है, ठीक है, जो कि वॉलंटरी है, जो कि हमारे बस में है। लेकिन इसके बरक्स अगर ऑर्गन्स की बात की जाए तो सांस लेने के अमल की वजह से ऑर्गन्स की शेप में चेंजिंग आती है, ठीक है। द फिज़िकल मूवमेंट इज़ एसोसिएटेड with the gaseous exchange. It is called breathing. There is two phases, breathing and exhalation, ठीक है। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इन दोनों को डिस्कस करना है। इनहेलेशन क्या है? इनहेलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम सांस अंदर की तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है, ये एक प्रोसेस। और जब वही सांस हम बाहर की तरफ निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सहेलेशन। और इन्हेलेशन का दूसरा नाम है इंस्पायरेशन, ठीक है, इसको हम इन्हेलेशन भी कह सकते हैं और इंस्पायरेशन भी कह सकते हैं। अगर आपको डेफिनेशन आती है इंस्पायरेशन की तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपको बताना चाहिए कि इंस्पायरेशन का दूसरा नाम इन्हेलेशन है, ठीक है। और अगर आपको एक्सहेलेशन आ जाती है तो उसका भी दूसरा नाम एक्सपायरेशन है। तो इन दोनों को आपने याद रखना है कि अगर एक आपको आ जाए कि एक्सपायरेशन आ जाए या एक्सहेलेशन आ जाए तो आपको आइडेंटिफाई करना आसान हो कि यहाँ पे कौन सा टॉपिक और किसके बारे में लिखना है, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंस्पायरेशन और इन्हेलेशन के बारे में, ठीक है। इसके अंदर अगर आप पॉइंट्स बना लेंगे तो आपको आसानी होगी, तो मैं आपको पॉइंट्स बना के बता देती हूँ, जल्दी आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। सबसे पहले इंस्पायरेशन में क्या होता है, इस प्रोसेस की ड्यूरेशन के अंदर आपके जो रिब्स मसल हैं, यानी जो आपकी थोरेसिक चेस्ट कैविटी है, वहाँ पे रिब्स मौजूद होते हैं, जो हमने पिछले टॉपिक में इसके बारे में पढ़ा भी था कि इसके पेयर्स होते हैं, ठीक है, इसके 12 पेयर्स होते हैं। और ये अगर पेयरिंग के बगैर इसकी बात की जाए तो 24 पेयर्स होते हैं मसल्स इसके रिब्स के, ठीक है। और इसके जो रिब्स के मसल होते हैं ये इस इंस्पायरेशन के दौरान जब हम सांस अंदर लेते हैं, सक करते हैं हवा को, तो क्या होता है, रिब्स मसल्स आपके क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। और जो रिब्स हैं, रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिब्स जो हैं आपके वो राइज हो जाते हैं ऊपर की तरफ जब आप सांस लेते हैं। आप एक दफ़ा ये करके देखेंगे खुद मैकेनिकल प्रोसेस, तो आपको आसानी होगी समझने के लिए। जब सांस अंदर ली तो रिब्स मसल क्या हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुए, और रिब्स क्या हो गए, राइज हो गए, ऊपर की तरफ हो गई, ठीक है। और उसी टाइम क्या होता है, जो आपका डायाफ्राम है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो भी सिकुड़ जाता है और अपनी जगह से ओरिजिनल पोजीशन से लोअर्ड हो जाता है, नीचे की तरफ हो जाता है, ठीक है। और इसी दौरान क्या होता है, इस मूवमेंट की वजह से थोरेसिक कैविटी जो है, अंदर खला है, हिस्सा है, खाली हिस्सा है, उसके अंदर क्या होता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है, खाली हो जाता है वहाँ से, ठीक है, विच रिड्यूस द प्रेशर ऑन लंग्स। तो जो दूसरे ऑर्गन्स का प्रेशर होता है उसके ऊपर, लंग्स के ऊपर, वो हो जाता है कम, ठीक है। और इसके नतीजे में क्या होता है, लंग्स जो है एक्सपैंड हो जाता है, वहाँ पे स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। और एयर प्रेशर जो होता है इसके ऊपर डिक्रीज़ हो जाता है। जब वो स्प्रेड होगा तो दूसरे ऑर्गन्स का प्रेशर भी इस पर कम होगा, तो वो क्या करेगा, वो प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद द एयर फ्रॉम द आउटसाइड रशेस इनटू द लंग्स टू इक्वलाइज द प्रेशर ऑन बोथ। अब जो प्रेशर जो ऑर्गन्स हैं उन्होंने तो अपना प्रेशर कम कर दिया, लेकिन जो इसके आउटसाइड एयर है वो इसकी तरफ जाएगी ताकि जो आउटसाइड एयर है और लंग्स की जो एयर है वो आपस में इक्वलाइज हो जाए दोनों तरफ, ठीक है। अब दोबारा इसको एक दफ़ा देख लेते हैं कि कैसे इसके पॉइंट्स बनाए जाएं। और अगर आपको आ जाता है तो आपको इसको पूरा पैराग्राफ अगर आप याद करेंगे तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप इसको पॉइंट्स की फॉर्म में याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा और बेहतर तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन हो सकती है पेपर में, ठीक है। सबसे पहले अपना पॉइंट बनाना है अपना ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ठीक है, पॉइंट्स बना लें। पॉइंट होगा रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, ये वाला पहला पॉइंट, द रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट्स आर राइज, ठीक है, क्या रिब्स मसल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिब्स राइज हो जाते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। इस तरह के आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट मैंने बना लिया है, द रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड द रिब्स आर राइज, ठीक है, कि रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, और रिब्स जो हैं, जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ उभर आते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट बना लें, एट द सेम टाइम डूम शेप
डायफ्राम की शेप है, ठीक है, जो ओरिजिनल शेप है वो डूम शेप है। कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स लो, ये भी सिकुड़ जाता है और क्या होता है, लो हो जाता है, लोअर अपनी ओरिजिनल पोजीशन से नीचे आ जाता है। हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2, ठीक है, इसको भी मार्क कर लें। उसके बाद नीचे आ जाएं और थर्ड हमारा बन जाता है द मूवमेंट इंक्रीज द थोरेसिक कैविटी, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जब हमारे दूसरे ऑर्गन्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। अब ये जो हम अभी इन्हेलेशन का प्रोसेस पढ़ रहे हैं, इसके अंदर ज़्यादा ऑर्गन्स जो हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जब ये सिकुड़ेंगे तो ये दूसरे ऑर्गन्स को ज़्यादा जगह देंगे, ठीक है, तो प्रेशर कम होगा और थोरेसिक कैविटी का जो है ना एरिया वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, उसको ज़्यादा जगह मिल जाएगी। और उसके साथ साथ क्या होगा, विच रिड्यूस द प्रेशर ऑन लंग्स। तो ज़ाहिर बात है, जब थोरेसिक कैविटी के अंदर दूसरे ऑर्गन्स को जगह नहीं मिलेगी तो वो आपस में कोलैप्स नहीं करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे जब, तो लंग्स को ज़्यादा जगह मिलेगी अपने लिए। अब आगे देखें तो जो हमारा ये पॉइंट नंबर 3 बन चुका है, ठीक है, और इसके नतीजे में क्या होता है, लंग्स क्या करते हैं, अपने एयर को, अपने अंदर से एयर जब निकालते हैं तो यानी कि सबसे पहले उसने रिड्यूस किया प्रेशर, ठीक है, तो वो एक्सपैंड हो गया, ठीक है, वहाँ पे स्प्रेड हो गया, फैल गया, और उससे क्या होगा, एयर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, सारी हवा निकल जाएगी और डिक्रीज़ हो जाएगा और उसके पास एयर कम बचेगी। जब एयर कम बचेगी तो बाहर से जो एयर है उसके अंदर एंटर होगी लंग्स के अंदर, ठीक है, कि ताकि बाहर का जो प्रेशर है एयर का और अंदर का वो इक्वल हो जाए, ठीक है। तो ये इसी के साथ देख लें आप, चौथा पॉइंट है ये कि एज अ रिज़ल्ट लंग एक्सपैंड एंड देयर एयर प्रेशर विद देम आल्सो डिक्रीज़, कि इसकी वजह से जब लंग जो है अब फैल जाता है, वहाँ पे स्प्रेड हो जाता है, तो क्या होता है, एयर प्रेशर उसके अंदर डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है, तो फिर बाहर जो एयर होती है वो अंदर एंटर होती है और इक्वल कर देती है उस एयर के प्रेशर को जो कि बाहर है, ठीक है। इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लें, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन या इनहेलेशन, इसको इनहेलेशन भी बोल सकते हैं, इंस्पायरेशन भी बोल सकते हैं। द रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिब्स आर राइज्ड, ठीक है, ये दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है, रिब्स मसल अलग है और रिब्स जो खाली रिब्स हैं वो अलग है। उसके बाद क्या कह रहा है, रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जो रिब्स हैं वो राइज हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट द डूम शेप डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके साथ हमने ये भी देखना है कि किस किस ऑर्गन पे क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है। रिब्स मसल जो डायफ्राम है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ जाता है और अपनी ओरिजिनल पोजीशन से नीचे हो जाता है। दीज मूवमेंट इंक्रीज द एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक जो एरिया है वो बढ़ा देती है, विच रिड्यूस द प्रेशर ऑन लंग्स, और लंग के ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। एज अ रिजल्ट इसके नतीजे में द एयर प्रेशर एक्सपैंड, द लंग्स आर एक्सपैंड एंड द एयर प्रेशर विद देम आल्सो डिक्रीज, द एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेस इनटू द लंग्स टू इक्वलाइज द प्रेशर ऑन बोथ साइड, ठीक है। नाउ वी डिस्कस अबाउट एक्सपायरेशन एंड एक्सहेलेशन, ठीक है। एक्सहेलेशन में क्या प्रोसेस होता है कि जो आगे हमने इंस्पायरेशन पढ़ा कि हवा को अंदर लेकर गए, ठीक है, और अब आपने वही प्रोसेस जो है ना उसका ऑपोजिट है एक्सहेलेशन, कि कैसे हवा को बाहर निकाला जाता है, ठीक है, और उससे किस किस ऑर्गन पे क्या क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। आफ्टर द गैसियस एक्सचेंज, इसके अंदर भी अगर हम पॉइंट बना लें तो बेहतर है, आसानी होगी लिखने में भी और याद करने में भी। आफ्टर द गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन लंग द इम्प्योर एयर इज एक्सपेल्ड आउट in an exhalation. The ribs muscle relax, bringing the ribs back into the original position. The diaphragm muscle also relax and get it rise dome shape. The reduced space in the thoracic cavity chest cavity and increase the pressure on lungs. The lungs contract and their air are expelled out of them, ठीक है। अब इसके पॉइंट्स बना लें। सबसे पहले अगर आप इनहेलेशन को देखें तो इन्हीं पॉइंट्स को अगर हम रिवर्स कर लें, इसके उल्ट कर लें तो ऑपोजिट है बिल्कुल ये। सबसे पहले आफ्टर द गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स द इम्प्योर एयर इज़ एक्सपेल्ड आउट। पहले हमने उसको इनहेल्ड किया था, अब एक्सपेल्ड आउट करना है, निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट बनेगा द रिब्स मसल रिलैक्स ब्रिंगिंग द रिब्स बैक इनटू द ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। इनहेलेशन में हमने क्या पढ़ा था, इनहेलेशन में इसको हम साथ साथ जब कंपेयर करके पढ़ेंगे तो हमें इसको याद करने में भी आसानी होगी।
कि रिब्स मसल जो है हम लोगों ने इनहेलेशन और इंस्पायरेशन में पढ़ा था कि रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सिकुड़ेंगे और उसके बाद जो रिब्स हैं वो राइज हो जाएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। और जब हमने हवा को बाहर निकालना है, एक्सहेलेशन करनी है, तो क्या करेंगे, जो सक की हुई एयर है उसको बाहर निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, रिब्स मसल रिलैक्स्ड करेंगे। हालांकि अगर हमने इंस्पायरेशन में देखा जाए तो रिब्स मसल क्या करते थे, कॉन्ट्रैक्ट करते थे और जो रिब है वो अपनी जो है ना ऊपर वाली पोजीशन की तरफ चला जाता था, मतलब कि वो राइज्ड हो जाता था। तो इसमें क्या है, द रिब्स मसल रिलैक्स, रिब्स मसल रिलैक्स हो जाते हैं और ब्रिंगिंग द रिब्स बैक इनटू द ओरिजिनल पोजीशन, कि वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एक्सहेलेशन, ठीक है। द above point and another point of inspiration and expiration and exhalation। उसके बाद सबसे पहले हमने पढ़ लिया रिब्स का क्या होगा और उसके बाद अब डायफ्राम का पढ़ेंगे। अगर हम देखें तो इनहेलेशन में हमने पढ़ा था डायफ्राम का कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा और ये लोड चला जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो लिखा है द डायफ्राम मसल ऑल्सो रिलैक्स एंड गेट इट्स राइज डूम शेप, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि आपका जो डायफ्राम है, द डायफ्राम मसल ऑल्सो, डायफ्राम का जो मसल्स हैं वो क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे और अपनी डूम शेप जो है ना शेप क्रिएट कर लेंगे, ऊपर की तरफ राइज कर लेंगे, ठीक है। और ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। नाउ आई टेल अबाउट द थर्ड पॉइंट ऑफ द एक्सपायरेशन एंड एक्सहेलेशन। दिस रिड्यूस द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी एंड इंक्रीज द प्रेशर ऑन लंग्स। और अगर इसी को हम इनहेलेशन में देखें, इसी पॉइंट को, थर्ड पॉइंट को, तो लिखा हुआ है, तो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जो आपका डायाफ्राम है ये क्या करेगा, डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से अगला पॉइंट था कि दिस मूवमेंट इंक्रीज थोरेसिक कैविटी। लेकिन एक्सपायरेशन के अंदर क्या है, दिस रिड्यूस द चेस्ट कैविटी, ठीक है। चेस्ट कैविटी और थोरेसिक कैविटी एक ही है, तो वो क्या करेगा, चेस्ट कैविटी को डिक्रीज़ कर देगा। लेकिन इंस्पायरेशन में हमने पढ़ा था कि वो उसको इंक्रीज़ कर देगा और रिड्यूस करेगा प्रेशर ऑन लंग्स। लेकिन इधर है कि ये क्या करेगा, इंक्रीज़ कर देगा प्रेशर को लंग्स के ऊपर जो है, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट भी। और अगर हम देखें तो आगे है द लंग कॉन्ट्रैक्ट एंड द एयर एक्सपेल्ड आउट। उसके अंदर हमने पढ़ा था एयर फिल्ड, ठीक है, एयर रश इनटू द लंग्स टू इक्वलाइज द प्रेशर। उसके अंदर एंटर होती है एयर ताकि अपना जो वो एयर प्रेशर है बाहर का और अंदर का लंग्स का वो इक्वलाइज कर सके। इसके अंदर देखा जाए तो लिखा है द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द एयर एक्सपेल्ड आउट। जो लंग्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं, तो सिकुड़ने की वजह से सारी हवा जो है बाहर एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बताया हुआ है कि ह्यूमन ब्रीथिंग रेट क्या है पर टाइम, ठीक है। कि अगर इंसान, ह्यूमन बीइंग के बारे में लिखा है कि इंसान 1 मिनट के अंदर 16 से 20 दफ़ा जो है नॉर्मली सांस लेता है, ठीक है। और अगर हम वॉक करते हों या कोई हार्ड एक्टिविटी करते हों, ऐसी एक्टिविटी जो कि ब्रीथिंग रेट को ज़्यादा करे, तो उसकी वजह से भी आपका ब्रीथिंग रेट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ऐसी कोई एक्टिविटी जिसकी वजह से आपकी एनर्जी ज़्यादा लग रही हो, एटीपी बॉन्ड ज़्यादा टूट रहे हों और सांस ज़्यादा आ रहा हो, तो उस केस में बात करें कि नॉर्मली 16 to 20 टाइम नहीं रहेगा, इससे अबव हो जाएगा, ठीक है। ह्यूमन ब्रीथिंग रेट इज़ 16 to 20 टाइम पर मिनट इन ह्यूमन सर्कमस्टांसिस एट रेस्ट, ठीक है। नॉर्मली अगर इंसान रेस्ट की हालत में है, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर। हर चीज़ को, हर ऑर्गन को कंट्रोल करने वाली एक सिस्टम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी रिस्पायरेटरी सिस्टम इसको कंट्रोल कर रहा है। तो अगर रिस्पायरेटरी सेंटर का रेट देखें, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय द रिस्पायरेटरी सेंटर इज़ द ब्रेन, ठीक है। कि ब्रेन के अंदर सारी ये तय होती हैं बातें कि रिस्पायरेटरी सिस्टम को कैसे कंट्रोल करना है और ब्रीथिंग रेट क्या होना चाहिए। द रिस्पायरेटरी सेंटर इज़ सेंसिटिव टू द कंसनट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, ठीक है। और रिस्पायरेटरी सेंटर क्या होता है, क्या है, द रिस्पायरेटरी सेंटर ये सेंसिटिव है किसके बारे में, कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी ब्लड के अंदर तो ये नॉर्मल नहीं है, इस वजह से इसको भी नॉर्मल रखना ज़रूरी है।
आगे देखें तो व्हेन वी डू एक्सरसाइज डू मोर हार्ड जॉब आवर मसल सेल्स कैरी आउट सेलुलर रेस्पायरेशन एट द रेट ग्रेटर रेट। ठीक है, अब अगर हम नोटिस करें इसको बॉक्स में साइड पर देखा जाए तो लिखा हुआ है द ब्रीथिंग मूवमेंट आर इनवॉलेंट्री टू लार्ज एक्सटेंट, हाउ एवर वी कैन कंट्रोल द रेट ऑफ ब्रीथिंग बट नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। कि इसमें हम लोग ऊपर क्वेश्चन लिख लें तो बेहतर है, लेकिन अगर इसका सिर्फ इस बॉक्स का मकसद बताया जाए तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। इनवॉलेंट्री एक्शन एक ऐसा एक्शन है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता और इसको हम ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर सांस को भी रोकना हो तो हम ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकते। ठीक है, अगर इसके ऊपर आपने क्वेश्चन लिखना है तो क्वेश्चन लिख लें, अगर आपने इसको ऐसे याद रखना है तो ऐसे याद रख लें। रेस्पिरेशन बेसिकली इसमें ये हम लोगों ने प्रोसेस को डिस्कस करना है कि प्लांट्स जब ऑक्सीजन हमें देते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो उस प्रोसेस के अंदर भी जो है ना ये रेट ग्रेटर होता है और इट द रिजल्ट द प्रोडक्शन ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ रिलीज्ड इन ब्लड। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ब्लड के अंदर चली जाए दिस द ग्रेटर द रेट देन द नॉर्मल कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टिमुलेट द रिस्पायरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन। तो ये रिस्पायरेटरी सेंटर को, जो ब्रेन का रिस्पायरेटरी सेंटर है, इसको मुतासिर करेगी जब हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, द रिस्पायरेटरी सेंटर सेंड द मैसेज टू द रिब्स मसल एंड द डायफ्राम टू इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि रिस्पायरेटरी सेंटर सेंड करेगा मैसेज रिब्स पे, रिब्स को और डायफ्राम को, जो ऑर्गन्स ये रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, कि अपना ब्रीथिंग का रेट को इंक्रीज़ करें जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन नॉर्मल होगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा अमाउंट है हमारी बॉडी के अंदर वो रिमूव्ड हो जाएगी। ठीक है, ड्यूरिंग द एक्सरसाइज और ऑन द हार्ड फिजिकल वर्क द ब्रीथिंग रेट में इंक्रीज़ अप टू 30 to 40 टाइम। ठीक है, आगे हमने जब पढ़ा था कि नॉर्मल जो रेट है ह्यूमन का वो 16 to 20 टाइम्स है। ठीक है, लेकिन अगर इसके बरक्स देखा जाए तो हार्ड जॉब के अंदर यहाँ एक्सरसाइज के ड्यूरेशन के अंदर फिज़िकल जो हार्ड जॉब है ब्रीथिंग का जो रेट है वो 30 to 40 टाइम्स है। ठीक है, आगे हमने पढ़ा है इंस्पायरेशन और इनहेलेशन एंड एक्सपायरेशन एंड एक्सहेलेशन। ये सारे प्रोसेस की जो डायग्राम है, अगर आप इसको भी देख लेते हैं तो आपको इसमें डिफरेंस पता चल जाएगा कि किस में रिब्स राइज हो जाएं, किस में रिब्स लो हो रहे हैं, डायफ्राम किस में मूव डाउन कर रहा है, किस में अपवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद नीचे देखें तो नीचे कंपैरिजन दिया हुआ है और इसके अंदर परसेंटेज है डिफरेंट गैसेस की, लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल एंड टेम्परेचर्स। ठीक है, कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है इंस्पायरेशन में और एक्सहेलेशन के हवाले से। अगर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देखी जाए इंस्पायरेशन के अंदर, ठीक है, तो 21% होती है। ठीक है, जो हमने इनहेल करनी है वो 21% है। ठीक है, और अगर हम एक्सपायर्ड एयर है उसको एक्सहेल करते हैं इसी को तो वो 16% होगी। तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम कितनी अगर इंस्पायर्ड करें तो कितनी करेंगे 0.04% एंड एक्सपायर्ड कितनी होगी 4%। द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन की अमाउंट कितनी होती है 79% और 79% ही एक्सपायर्ड होती है। और द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स को देखा जाए तो ये भी वेरिएबल होते हैं। ठीक है, मतलब चेंज ही होते हैं और कोई इनकी स्पेसिफिक अमाउंट नहीं होती। डस्ट पार्टिकल का भी इस तरह ही है और अगर एक्सपायर्ड में देखा जाए तो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। और टेम्परेचर को देखा जाए तो ये वेरिएबल है और ये बेसिकली ये बॉडी के टेम्परेचर पे फॉल करता है। ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी बॉडी की टेम्परेचर। ठीक है, इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।